नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारे अतीत भाग 1 के अध्याय प्रथम का अध्ययन करेंगे। कक्षा 6 की इतिहास की बुक कंप्लीट हो चुकी है। यह वीडियो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अध्याय प्रथम, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। नई और पुरानी शब्दावली। अब क्या बताया गया है कि नई और पुरानी शब्दावली। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिरहाज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। यानी 13वीं शताब्दी में जो इतिहासकार है मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था और उसका आशय क्या था? पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। उसने हिंदुस्तान शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आते थे। यानी हिंदुस्तान शब्द का क्या मतलब था? जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में जो क्षेत्र थे ना, उनके लिए यह शब्द प्रयोग किया गया था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ हिंदुस्तान शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। जैसे जैसे सल्तनत का विस्तार होता गया वैसे वैसे क्या हुआ? हिंदुस्तान शब्द के अंतर्गत जो आने वाले क्षेत्र थे बढ़ते गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द के में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। यानी जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं उसमें दक्षिणी भारत कभी भी शामिल नहीं हुआ। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन भूगोल और उनके पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों के क्षेत्र के लिए। 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद शब्द के कुछ समान था। यानी जो हिंदुस्तान शब्द है वो किसके समान था? जो अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग किया था उसके समान था। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप में पहचाना जा रहा था और हिंदुस्तान शब्द से राजनीति और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे, वह जो आज हम जोड़ते हैं। यानी जो भारत अगर शब्द आए तो क्या होगा? हमारे मन में क्या आएगा? भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से पहचाना जाएगा। और हिंदुस्तान शब्द आएगा तो क्या आएगा? राजनीति और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े होंगे जो हम आज जोड़ते हैं। सिर्फ वो क्या आएगा? वो क्षेत्र आएगा कि दिल्ली आ गई, उसमें गंगा यमुना का क्षेत्र आ गया। प्रथम अध्याय में इतना ही है। अध्याय 2, नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ, जैसे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चौहान आदि। नए राजवंशों का उदय 7वीं सदी में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आए। इन बड़े भूस्वामियों को राजा अपने सामंत के रूप में मान्यता देते थे। 7वीं शताब्दी में क्या हुआ? उपमहाद्वीप में बड़े भूस्वामी और योद्धा अस्तित्व में आए और राजा ने क्या किया? उन्हें अपना सामंत मान लिया। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने वाले सामंत को अपने आप को महासामंत, महामलेश्वर यानी पूरे मंडल का स्वामी घोषित कर देते थे। यानी जो अधिक शक्तिशाली हो गए वो क्या कहलाते थे? महासामंत और महामलेश्वर। महामलेश्वर का क्या अर्थ है? कि पूरे मंडल का महान स्वामी घोषित कर देते थे। और
कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। और स्वतंत्र होने का दावा किसने किया था? दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। यानी वो अपने जो शासक थे उनसे वो स्वतंत्र हो गए थे। राष्ट्रकूट प्रारंभ में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। राष्ट्रकूट प्रथम में किसके अधीन थे? कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के। 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने चालुक्य स्वामी के अधीनता से इनकार कर दिया, उसे युद्ध में हराया और हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान भी किया। जो राष्ट्रकूट शासक था कौन? दंती दुर्ग ने चालुक्य शासक को हराया और हिरण्यगर्भ नामक का अनुष्ठान भी करवाया। अब ये हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान क्या था? जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया गया तो यह माना जाता था कि इसमें याजक यानी जो यज्ञ कर रहा है वो जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी, यानी जो जन्म से क्षत्रिय न है फिर भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। यानी इस यज्ञ के बाद वो क्या बन जाएगा? क्षत्रिय बन जाएगा। कदम, मयूर शर्मा और गुज्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे। कदम्ब, मयूर शर्मा और गुज्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया था। जो इनका परंपरागत पेशा था, जैसे पंडित का जैसे काम करते थे, उसको छोड़कर इन्होंने क्या अपना लिया? शस्त्र को अपना लिया। कदम और मयूर शर्मा ने कर्नाटक और राजस्थान में कौन थे? गुज्जर प्रतिहारों ने अपने राज्य सफलता से स्थापित किए थे। इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजाधिराज राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी 3 भूतों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। यानी इन्होंने क्या उपाधियां धारण की? महाराजाधिराज और चक्रवर्ती। और महाराजाधिराज उपाधि किसकी थी? चंद्रगुप्त की थी प्रथम की। और समुद्रगुप्त की भी उपाधि क्या थी? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। यह प्रश्न हिस्ट्री नेट में भी पूछा गया। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। यानी उन्होंने उपाधियां तो धारण कर ली लेकिन वो स्वतंत्र नहीं हो पाए। वो क्या करते थे? अपने सामंतों, किसान, व्यापारियों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे, यानी उनके साथ मिलकर कार्य करते थे। 400 कर, अब 400 कर लगे हुए थे। कहाँ लगे हुए थे? तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। यानी 400 से ज्यादा करों के नाम उसमें दे रखे हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर वेंटी, जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम के रूप में, और कदमाई यानी भू राजस्व था। जो कदमाई कर था उसका क्या नाम था? भू राजस्व। कदमाई को क्या कहते थे? भू राजस्व। और एक था जबरन श्रम, उसको क्या कहते थे? वेंटी। प्रशस्ति या भूमि अनुदान। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। यानी कौन सी प्रशस्ति में है? ग्वालियर के मध्य प्रदेश से एक प्रशस्ति मिली है, उसमें प्रतिहार शासक नागभट्ट के कामों का वर्णन है। नागभट्ट ने कन्नौज के शासक चक्रायुध को पराजित किया था। नागभट्ट ने किसको पराजित किया था? चक्रायुध को। नागभट्ट ने बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा का है मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात, वनवासी, वत्स, मत्स्य दोनों
उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया था। ग्वालियर से एक अभिलेख मिला है, उसमें नागभट्ट के विजयों का वर्णन मिलता है। और समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें किस किस का अभिलेख है? समुद्रगुप्त का, अशोक का और जहांगीर का अभिलेख उसमें खुदा हुआ है। प्रयाग, और ये प्रयाग इलाहाबाद में था। अब कल्लण की राजतरंगिणी, जो कल्लण की राजतरंगिणी है उसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है और यह मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। कल्लण की राजतरंगिणी की रचना संस्कृत में की थी। राजतरंगिणी 12वीं सदी में लिखा गया ग्रंथ है जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास कल्लण ने यह काव्य लिखने के लिए शिलालेखों, प्रशस्तियों, दस्तावेजों, पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। यानी कल्लण ने क्या किया, जो प्रशस्ति थी, दस्तावेज थे, उनके आधार पर यह पुस्तक लिखी है। कौन सी? राजतरंगिणी। और यह कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। और इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अब धन के लिए युद्ध। अब भारत में जितने भी आए थे, पहले सल्तनत काल था, मुगल थे, सब किसके लिए आए थे? धन के लिए आए थे। तो क्या धन के लिए किस किसने युद्ध किया था? गंगा घाटी में कन्नौज प्रमुख नगर, जिस पर अधिकार करने के लिए गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। यह त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाया। यानी गंगा घाटी में क्या था? गंगा और सोन नदियों के किनारे पर क्या स्थित है? कन्नौज स्थित है। तो कन्नौज के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश में संघर्ष हुआ था और यह क्या कहलाया था? त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाया था और यह लगभग 100 वर्षों तक चला था। अब बाहर से जो आए थे वो भी तो पैसे लेके गए थे, धन के लिए आए थे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद, जिसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम तक कर लिया था। यानी गजनी का शासनकाल क्या था? 997 से 1030 तक। सुल्तान महमूद ने सोमनाथ मंदिर को लूटा और महमूद जो धन यहाँ से लेके गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया था। यानी उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा तो इतना धनिक उसके पास इकट्ठा हुआ था कि उसने गजनी में जाकर एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण करवाया था। सुल्तान महमूद ने अल बैरूनी नामक विद्वान को उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। यानी सुल्तान ने किसको सौंपा था? अल बैरूनी को। अल बैरूनी ने अरबी भाषा में किताब अल हिंद लिखी। अल हिंद पुस्तक किसकी है? अल बैरूनी की। और कौन सी भाषा में है? अरबी भाषा में। अल बैरूनी ने अल हिंद को तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श लिया था। जब ये उसने पुस्तक लिखी थी तो किससे परामर्श लिया था? संस्कृत के विद्वानों से। युद्ध करने वालों में चाहमान भी शामिल थे। बुक में चाहमान नाम दिया है, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास क्षेत्रों पर शासन करते थे। यानी चौहानों का शासन कहाँ था? दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन था। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय का कार्यकाल क्या था? 1168 से 1192। अल्पायु में जब था पृथ्वीराज, तभी इसके पिता की मृत्यु हो गई थी और तब पृथ्वीराज ने अपनी माता के साथ मिलकर, कर्पूरी देवी के साथ मिलकर शासन का संचालन किया था, जिसने तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को हराया और 1192 में गोरी के हाथों तराइन के द्वितीय युद्ध में स्वयं पराजित हुआ। यानी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कितने युद्ध हुए थे? 2, 1191, 1192।
और इनका नाम क्या था? तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? मोहम्मद गौरी की। और द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। अब नेक्स्ट है नया टॉपिक, उरेयूर से तंजावुर तक। कावेरी डेल्टा में मट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वह कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महातत थे। क्या थे? मातहत थे। जो सामंत थे ना उत्तरी भारत में, उनको दक्षिणी भारत में क्या कहा जाता था? मातहत। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर वहां कब्जा जमाया। यानी चोल वंशीय शासक कौन था? विजयालय ने उनको हराया। विजयालय ने तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय ने क्या किया? तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक था। सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन था? राजराज प्रथम ने 985 में राजा बना। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया और इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। यानी राज प्रथम का पुत्र कौन था? राजेंद्र प्रथम। उसने क्या किया था? श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया और वहां जाने के लिए उसने क्या किया था? जल सेना भी बनाई थी। राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंड की उपाधि ली थी। यह प्रश्न आता है कि गंगे कोंड की उपाधि किसकी है? तो उपाधि किसकी है? राजेंद्र प्रथम की। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियां। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलापुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। राजराज और राजेंद्र प्रथम ने क्या किया थे? तंजावुर में और गंगईकोंड चोलापुरम में एक मंदिर बनाया जो स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, द्रविड़ शैली का एक शानदार नमूना है। यानी राजराज प्रथम ने जो शिव मंदिर बनाया था उसको राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और वो किस शैली में था? द्रविड़ शैली में था। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है। यानी जो कांस्य की मूर्तियां थी वो एकदम उत्कृष्ट शैली की थी। कृषि और सिंचाई। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की देन है। यानी जो दक्षिणी भारत में नहरों की प्रणाली है वो किसकी देन है? चोल जो शासक थे उनकी देन है। कावेरी नदी कहाँ बहती है? दक्षिणी भारत में बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है। यह शाखाएं बार बार पानी उलेचती है। जैसे कावेरी नदी ऐसे पतले पतले ऐसे शाखाओं में विभाजित होगी, फिर धीरे धीरे इनसे पानी बाहर निकलता रहता है जिससे किनारों पर क्या आ जाती है? उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है और शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए उपयोगी है। यानी जो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो वहां क्या करती है? बार बार ये पानी उलेचती है तो वहां किनारों पे क्या आ जाती है? उपजाऊ मिट्टी आ जाती है। तो उपजाऊ मिट्टी आ गई तो कृषि के लिए उपयोगी हो गई और शाखाओं का पानी किसके लिए उपयोगी हो गया? चावल की खेती के लिए। साम्राज्य का प्रशासन। चोल राज्य में किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी। उर क्या थी? चोल राज्य में जो किसानों की बस्तियां थी उनको क्या कहते थे? उर कहा जाता था। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी और इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। जो छोटी छोटी बस्तियां थी उनको क्या कहते थे? उर कहते थे। लेकिन ये बाद में जब समृद्ध हो गई और कई गांवों के जैसे समूह हो गए तो उनको क्या कहा जाने लगा? नाडू कहा जाने लगा। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देख रेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था।
जो उर्ग के बाद में क्या बने थे, नाड़ू। तो नाड़ू में किसको अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था, वेल्लाल जाति के धनी किसानों को। इन धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, किसान को क्या कहा जाता था, वेलन कहा जाता था। और नेक्स्ट है अरियार, अरियार क्या था, प्रधान, जैसी उपाधियां दी गई और केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, यानी जो चोलों के अभिलेख है उनमें भूमियों के मिलते हैं कि भी कौन सी भूमि किसको दी गई थी, कौन सी भूमि किसको थी। वेलन, वेलन वगाई यानी गैर ब्राह्मण किसानों स्वामियों की भूमि थी। वेलन वगाई क्या थी, जो गैर ब्राह्मण किसान थे उनकी थी। ब्रह्मोदय क्या थी, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। साला भोग क्या थी, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, यानी किसी विद्यालय को चलाने के, जैसे तक्षशिला थी, नालंदा थे, तो उनको रख रखाव के लिए पैसे की आवश्यकता होती थी, तो उन पैसे की पूर्ति कहाँ से होती थी, उनके पास ऐसे गांव थे या भूमि थी जहां से उनको राजस्व मिलता था। वैसे ही क्या है, साला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। देवदान और तिरुनमट्टकनी क्या थी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। देवदान क्या थी, मंदिर को जो उपहार में भूमि दी जाती थी। और क्या है, पल्ली चन्नम क्या थी, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। पल्ली चंदम क्या थी, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। तमिलनाडु के चिलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में ब्राह्मणों की सभा का विस्तार से वर्णन किया गया है, यानी ब्राह्मणों की सभा का वर्णन किसमें किया गया है, तमिलनाडु के चिलपुट जिले में उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में। अब इस समय में चीन में कौन सा वंश था, तांग वंश। तांग वंश के युग का चीन में तांग वंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो 7वीं से 10वीं शताब्दी तक सत्ता में रहा था। यानी तांग वंश का शासनकाल कब से कब था, 7 से 10वीं शताब्दी तक था। इसकी राजधानी सियोन थी। क्या थी, सियोन दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी, कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। यानी उस समय में भी क्या था, चीन के अंदर पहले जो नौकर रखे जाते थे उनकी परीक्षा ली जाती थी और वो क्या करते थे, बाद में वहां शासन चलाते थे। प्रश्न उत्तर। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी है उसको भी बजाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुज्जर प्रतिहार कहाँ थे, गुजरात और राजस्थान में। और राष्ट्रकूट कहाँ थे, पश्चिमी दक्कन में। पाल कहाँ के थे, बंगाल के। चोल तमिलनाडु। अब राजशाही क्षेत्र और वर्तमान प्रांत का नाम। अब गुर्जर प्रतिहार कहाँ थे, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। गुर्जर प्रतिहारों का शासन कहाँ था, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि त्राइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पाल कहाँ के थे, बंगाल और बिहार के। उत्कल कहाँ के थे, उड़ीसा के। पूर्वी चालुक्य कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के। राष्ट्रकूट कहाँ थे, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में। चोल कहाँ के थे, तमिलनाडु। चेर केरल के। पांड्य दक्षिणी तमिलनाडु के। त्रिपक्षीय संघर्ष में गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल शामिल थे। यानी जो त्रिपक्षीय संघर्ष उसमें कौन थे, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्र और पाल शामिल थे।
चायमानों के नियंत्रण में आने वाले प्रमुख नगर कौन से थे? कन्नौज, बनारस, इंद्रप्रस्थ और प्रयाग थे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।